हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम देखेंगे वो टॉपिक है निवासस्थान एवं कर दायित्व। इस टॉपिक में ज्यादातर स्टूडेंट लोगों को इसमें डाउट रहता है, क्योंकि इसमें मेन जो खतरनाक चीज है वो है यहाँ पे निवासस्थान। इस चैप्टर का दो पार्ट है। देखिए आप यहाँ पे दो पार्ट है, निवासस्थान एवं कर दायित्व। दो पार्ट में सबसे जो ज्यादा हार्ड होता है, सभी स्टूडेंट को इसमें डाउट रहता है, वो है निवासस्थान। क्योंकि इसमें दिनों को गिनना पड़ता है, कितना दिन भारत में रहा, कितना दिन भारत में नहीं रहा, सब चीज को गिनते हुए यहाँ पे इसकी गणना करना पड़ता है, निवासस्थान की गणना करना पड़ता है। और सेकंड पार्ट जो है वो है कर दायित्व। कर दायित्व निकालना बहुत आसान है, आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे इस वीडियो देखने के बाद। और जो निवासस्थान जो सबको हार्ड लगता है वो भी आज सरल लगेगा इस वीडियो देखने के बाद, लेकिन आप आखिर तक वीडियो को देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो ये जो चैप्टर है इसमें, इसका पूरा जो नाम है निवासस्थान एवं कर दायित्व। चैप्टर का दो पार्ट है इसमें, निवासस्थान एवं कर दायित्व। जो निवासस्थान है ये थोड़ा सा हार्ड रहता है, क्योंकि इसमें दिनों को गिनना पड़ता है, लेकिन आसान है, ये बहुत आसान भी है। लेकिन आप वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से इसको बनाते हैं, किस तरीके से बनाने में, मतलब किस तरीके से समझने पर ये आसान लगेगा। यहाँ आप सब समझ जाओगे वीडियो देखने के बाद, लेकिन बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए आप आखिर तक। और जो कर दायित्व है बहुत सरल है, बहुत आसान है। तो इसको शुरू करते हैं। अभी देखिए निवासस्थान एवं कर दायित्व चैप्टर को दो इसका पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट देखेंगे इसमें जो निवासस्थान का। यहाँ पे निवासस्थान का मतलब क्या होता है? निवासस्थान का मतलब जहां पे लोग रहते हैं उसी को बोला जाता है निवासस्थान। नॉर्मली अपन देखेंगे अगर तो निवासस्थान का मतलब क्या होता है? जहां पे लोग रहते हैं उसी को, जिस स्थान पे लोग रहते हैं उसी को निवासस्थान कहा जाता है। यहाँ पे विषय उसी प्रकार से है कुछ कि एक व्यक्ति, इनकम टैक्स की तरफ से हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उसी को निवास स्थान कहा जाता है। तो हम निवास स्थान की गणना यहाँ पे करेंगे और उसके बाद कर दायित्व की गणना करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला पार्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं आज कि निवास स्थान क्या है, किस तरीके से इसकी गणना किया जाता है और इसके जो नियम है, पूरा नियम क्या है, आसान तरीका क्या है, इसमें सब बताएंगे यहाँ पे। देखिए हमें सबसे पहले है निवास स्थान। निवास स्थान, निवास स्थान है क्या? निवास स्थान मतलब जो रहने का स्थान होता है उसी निवास स्थान कहा जाता है। बहुत इजी है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक जो व्यक्ति होता है, एक जो पर्सन होता है, एक व्यक्ति भारत में भी इनकम कर सकता है, भारत के बाहर जाकर विदेश में जाकर भी वो इनकम कर सकता है, आय कमा सकता है। लेकिन प्रश्न इस बात का उठता है यहाँ पे कि जो वो व्यक्ति था जो भारत में भी इनकम कर रहा था, विदेश में भी इनकम कर रहा था, दोनों जगह इनकम कर रहा था। या कोई व्यक्ति हो सकता है कि भारत में सिर्फ इनकम करे, कोई व्यक्ति हो सकता है कि भारतीय है लेकिन विदेश में जाकर वो पैसा कमा रहा है, वहां पे इनकम कर रहा है। तो वो कमा कहीं भी सकता है, पैसा वो कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पे इनकम टैक्स पेमेंट करेगा? भारत सरकार को इनकम टैक्स पेमेंट करेगा कि विदेश के सरकार को इनकम टैक्स पेमेंट करेगा? वो जो प्रश्न होता है वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है। क्योंकि इसमें प्रश्न उठता ही है कि अगर वो इनकम करना चाहता है तो भारत में भी इनकम करना चाहता है, भारत के बाहर जाकर भी इनकम करना चाहता है, तो भारत में भी कर सकता है, भारत के बाहर भी कर सकता है, दोनों जगह इनकम कर सकता है। तो कहीं भी इनकम कर सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन वो व्यक्ति वो पर्सन कहाँ पे इनकम टैक्स पेमेंट करेगा? भारत में करेगा कि भारत के बाहर विदेश की सरकार को करेगा? वो डिपेंड करता है रहने के ऊपर कि वो कहाँ है। ठीक है, उसका निवास स्थान क्या है, निवास स्थान कहाँ पे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो भारत के नियमों को लागू कर दिया, भारत में जो नियम कानून है उस नियम कानून को लागू कर दिया, तो भारत के लिए निवासी कहलाएगा और वो भारत में इनकम टैक्स पेमेंट करेगा। और यदि वो भारत में नहीं रहता है, भारत के बाहर यानी कि विदेश में जाके वो रहता है, वहां के देशों का जो नियम कानून है उसको पालन करता है, तो वहां के निवासी बन जाएगा। वो विदेश सरकार को टैक्स पेमेंट करेगा, यहाँ के सरकार को नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब निवास स्थान का मतलब रहने का स्थान से है कि एक व्यक्ति विदेश में, भारत में कहीं भी इनकम कर सकता है, लेकिन जो इनकम टैक्स पेमेंट करेगा वो कहाँ पे करेगा, वो उसके रहने के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको बोला गया है निवास स्थान कि वो जहां पे रहेगा, जिस देश में रहेगा, जिस देश का नियम कानून पूरा करेगा, उसी देश में इनकम टैक्स को पेमेंट करेगा। तो पूरा बात उसके रहने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है एक्चुअली। तो जहां पर रहेगा, जहां के नियम को पूरा करेगा, वहीं पे वो इनकम टैक्स पेमेंट करेगा। ये हो गया निवास स्थान। देखिए निवास स्थान का मतलब रहने के स्थान से कौन रहेगा? व्यक्ति रहेगा। अब यहाँ पे जो निवास
स्थान है, मतलब एक निवासी व्यक्ति ही निवास करेगा यहाँ पे। अब जो निवासी व्यक्ति है, जो निवासी है, निवासी मतलब क्या होता है, निवासी तीन प्रकार के होते हैं। निवासी मतलब जो रहने वाला व्यक्ति है, निवासी मतलब जो रहने वाला व्यक्ति जो रह रहा है उसे निवासी कहेंगे हम लोग। अब वो जो निवासी है वो कितने प्रकार से हो सकते हैं? निवासी यहाँ पे दो प्रकार से दिया गया है। निवासी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखते हैं, निवासी दो प्रकार के होते हैं। देखेंगे इसमें सबसे पहला जो निवासी होता है वो ये निवासी पहला नंबर, और दूसरा नंबर होता है अनिवासी। अनिवासी, निवासी का मतलब होता है जो यहाँ पे रहता है, भारत में रहता है, जो स्थान पे रहता है, ये अपना निवासी है। अनिवासी मतलब जो हमारे देश में नहीं रहता, अनिवासी है। एकदम सिंपल सी बात है यहाँ पे। अनिवासी जो हमारे देश में नहीं रहता है, निवासी मतलब जो हमारे देश में रहता है वो निवासी हो गया यहाँ पे। निवासी मतलब जो रहता है, अनिवासी मतलब जो नहीं रहता है। अब इसमें जो निवासी होता है, इस निवासी को भी दो भागों में बांट दिया गया, दो वर्गों में बांटा गया यहाँ पे। इस निवासी को भी दो भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला इसमें जो होता है वो है साधारण निवासी, और जो दूसरा है वो हो जाता है असाधारण निवासी। दो टाइप के यहाँ पे निवासी होते हैं, ठीक है। निवासी दो टाइप के होते हैं, निवासी और अनिवासी। और जो निवासी होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक साधारण निवासी, असाधारण निवासी। अब यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति साधारण निवासी है, ये व्यक्ति असाधारण निवासी है, कि अनिवासी है? हम किसी भी व्यक्ति को देख के उटपटांग या अंदाज में हम नहीं बोल सकते कि नहीं वो व्यक्ति साधारण निवासी है, कि ये व्यक्ति हमारे भारत में अनिवासी है, कि वो व्यक्ति हमारे देश में असाधारण निवासी है। हम ऐसा उटपटांग किसी को भी नहीं बोल सकते। अगर बोल देंगे तो मार देगा अपने भाई, ऐसा अपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको कैसे बोल सकते हैं कि ये साधारण निवासी है? वो हमारे भारत देश की जो नियम कानून है, एक रेसिडेंस है कि जो एक निवासी है, एक निवासी को भारत में कितना दिन रहना पड़ेगा, जो नियम कानून है, जो शर्तें हैं भारत में रहने का, उस शर्तों का यदि पालन करता है वो व्यक्ति तो वो साधारण निवासी कहलाएगा, निवासी कहलाएगा यहाँ पे। और जो उस शर्तों को पालन नहीं करता, नियम कानून को फॉलो नहीं करता, पालन नहीं करता है, वो अनिवासी कहलाएगा। अब वो शर्त है क्या चीज? प्रश्न यहाँ पे उठता है कि वो शर्त है क्या यहाँ पे? तो आपको शर्त बताते हैं यहाँ पे शर्त देखिए। यहाँ पे सबसे पहला होता है इसमें, देखिए अब जो इसका शर्त होता है, शर्त को भी दो भागों में बांट दिया गया। यहाँ पे शर्त को भी दो भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला हो जाएगा आधा शर्त, दूसरा हो जाएगा अतिरिक्त शर्त। आधा शर्त और अतिरिक्त शर्त दो टाइप के इसके शर्त होते हैं। यहाँ पे भारत में जो रहने के नियम कानून है उसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आधा शर्त, दूसरा अतिरिक्त शर्त, यानी कि बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, दो कंडीशन यहाँ पे रखा गया है, दो यहाँ पे शर्त रखा गया है। अब इन दो शर्तों को और दो भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पे हर चीज को दो दो भागों में बांट दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला था यहाँ पे आधा शर्त। आधा शर्त को दो भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला नंबर यहाँ पे शर्त बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे निवासी बनना चाहता है तो उसको क्या शर्त पूरा करना पड़ेगा? तो उसको आधा शर्त को पूरा करना पड़ेगा। और आधा शर्त में पहला नंबर जो शर्त है वो बोलता है कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहना चाहिए या भारत में रहा हो। गत वर्ष में कम से कम कुल मिला के कम से कम 182 दिन भारत में रहना चाहिए, उसका अनिवार्य है ये चीज। ये बोलता है अपना आधा शर्त का पहला कंडीशन। आधा शर्त का पहला शर्त बोलते हैं कि गत वर्ष में कम से कम कुल मिला के 182 दिन भारत में रहना पड़ेगा, तभी जाके वो आधा शर्त का पहला शर्त पूरा कर पाएगा। सेकंड नंबर इसमें गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन
एवं गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा। ठीक है, ये अपना दूसरा आधार शर्त है। यहाँ पे पहला आधार शर्त क्या है कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में उसका रहना अनिवार्य रहना पड़ेगा, यह पहला आधार शर्त था। दूसरा आधार शर्त क्या बोलते हैं कि गत वर्ष से पूर्व के, गत वर्ष से पूर्व मतलब गत वर्ष से पहले के 4 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहना चाहिए। गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों के टारगेट में देखा जाता है कि वो 365 दिन यानी कि 1 वर्ष भारत में वो रहता है कि नहीं रहता है। गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिला के कम से कम 365 दिन यानी कि 1 वर्ष भारत में रहता है कि नहीं रहता है, वो यहाँ पे देखा जाता है। उसका रहना चाहिए, इसका 1 वर्ष कम से कम, पिछले 4 वर्षों में 1 वर्ष भारत में रहना चाहिए 365 दिन। और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहना उसका चाहिए, 60 दिन रहना अनिवार्य है, 60 दिन रहना पड़ेगा। तो आधार शर्त का जो सेकंड नंबर शर्त है कुल मिला के इसका बोलने का मतलब है कि गत वर्ष में 60 दिन और गत वर्ष पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर के 365 दिन 1 वर्ष भारत में रहना चाहिए। ठीक है, गत वर्ष पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहना चाहिए, ये आधार शर्त का सेकंड नंबर शर्त बोलते हैं। और पहला नंबर शर्त बोल रहे थे कि सिर्फ गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहना पड़ेगा। इन दोनों शर्तों को पूरा करना पड़ेगा या इसमें से कम एक शर्त पूरा करना पड़ेगा आधार शर्तों में से। ये आधार शर्त का अपना 2 शर्त है। इसके बाद आएगा अपना अतिरिक्त शर्त। अतिरिक्त शर्त में इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा। ठीक, गत वर्ष पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा। गत वर्ष अभी यहाँ पे रह लीजिए, गत वर्ष से पूर्व के पहले के 10 सालों के टारगेट में देखना है कि वो 2 वर्ष भारत में रहता है कि नहीं रहता है, वो देखना पड़ेगा और रहना पड़ेगा उसको। ये अतिरिक्त शर्त का फर्स्ट कंडीशन बोलते हैं, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन यानी कि हमारा 2 वर्ष कह सकते हैं इसको, भारत में रहा हो। ठीक, अतिरिक्त शर्त का जो पहला कंडीशन है वो क्या बोलते हैं कि गत वर्ष के पूर्व में 10 गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में हमारा गत वर्ष है, गत वर्ष से पूर्व के 10 साल के टारगेट हम लोग देखेंगे तो उसमें कुल मिलाकर के 2 वर्ष भारत में रहना चाहिए, अनिवार्य है। ये अपना अतिरिक्त शर्त का पहला कंडीशन बोलता है, पहला शर्त। दूसरा शर्त ये बोलते हैं कि गत वर्ष से पूर्व की, अपना जो गत वर्ष रहता है उस गत वर्ष से पूर्व के 7 सालों का टारगेट बनाना है, 7 वर्ष का टारगेट बनाना है और उसमें कम से कम 730 दिन, 730 दिन मतलब 2 वर्ष ही होता है। 365 दोनों वर्ष को मिलाने से 730 दिन होता है, जो आप 2 वर्ष में बोल सकते हैं। सो 730 दिन भारत में रहा हो या रहना चाहिए उसको। तो ये है हमारे आधार शर्त का 2 कंडीशन, अतिरिक्त शर्त के 2 कंडीशन। इन नियमों के अनुसार, इन शर्तों के अनुसार हम पता करेंगे, हम बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति साधारण निवासी है, कि वो व्यक्ति असाधारण निवासी, कि वो व्यक्ति अनिवासी है। इसी शर्तों के नियम, इसी शर्तों के अनुसार, इसी नियम के अनुसार हम लोग बोलेंगे और इसी नियम के अनुसार सारे क्वेश्चंस को बनाना है। यही हमारे मेन नियम है यहाँ पे। इसके अलावा भी कुछ आगे है, वो आगे बताएंगे, लेकिन यही हमारा मेन चीज है यहाँ पे। इसी शर्त के अनुसार सब कुछ बनेगा। अगर ये शर्त आपको याद होंगे एक बार तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बिल्कुल इजी रहेगा। बस ये शर्त आपको एक बार याद करना है। तो सबसे पहले एक बार और बता दो यहाँ पे कि आधार शर्त में पहला कंडीशन है गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहना चाहिए। ठीक,
और सेकंड नंबर बोलते हैं कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों के टारगेट में कम से कम 365 दिन एक साल भारत में रहना चाहिए और जो गत वर्ष है उसमें 60 दिन रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये अपना आधा शर्त का दोनों हो गया बेसिक कंडीशन का। अब जो एडिशनल कंडीशन है, अतिरिक्त शर्त है, उसका भी दो यहाँ पे शर्त दिया गया है। पहला शर्त है कि गत वर्ष से पूर्व के, हमारा गत वर्ष यहीं पे रहने दीजिए, गत वर्ष से पूर्व के 10 सालों के टारगेट में, 10 सालों के टारगेट में कम से कम 2 वर्ष भारत में इसका रहना पड़ेगा, 2 वर्ष भारत में रहना चाहिए। सेकंड नंबर बोलते हैं कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों के टारगेट में, गत वर्ष और उसके पूर्व के, गत वर्ष को रहने दीजिए, उसको छोड़ के उसके पूर्व के पहले के 7 सालों के टारगेट में कुल मिलाकर के 730 दिन 2 वर्ष भारत में उसका रहना चाहिए। ये अगर पूरा कर दिया तो व्यक्ति निवासी कहलाएगा भारत में। तो ये हमारे दो नियम हैं, पहला आधा शर्त में 2 कंडीशन, अतिरिक्त शर्त में और 2 कंडीशन, टोटल हमारे 4 नियम हैं। 4 नियम आप कंठस्थ याद कर लीजिए, 4 नियम का सब पूरा चैप्टर बन जाएगा। ये जो निवास स्थान है, जो सब लोग हार्ड बोलते हैं, ये इतना आसान हो जाएगा, पूरा पानी जैसा हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा ये निवास स्थान। जो लोग हार्ड बोलते हैं, जो स्टूडेंट हार्ड बोलते हैं, इतना आसान हो जाएगा, बस ये 4 नियम पे डिपेंड करता है। इसके अलावा भी कुछ कुछ कंडीशन छोटा छोटा आगे आता है, तो आपको बताते जाएंगे, लेकिन यही आपका मेन है। अब देखें यहाँ पे जो निवासी था वो 2 टाइप का था, निवासी और अनिवासी। अब इस निवासी को 2 भागों में बांट दिया गया था यहाँ पे, साधारण निवासी और असाधारण निवासी, और तीसरा है अनिवासी। तो हमारे पास टोटल निवासी 3 प्रकार के आ गए यहाँ पे। निवासी को 2 टाइप से बांटा गया है, साधारण निवासी, असाधारण निवासी, और तीसरा यहाँ पे अनिवासी। तो हम किस व्यक्ति को देखकर बोल सकते हैं या हमको गणना करके बोल सकते हैं, पता करके बोल सकते हैं कि नहीं वो हमारा साधारण निवासी है कि अनिवासी है कि असाधारण निवासी है? तो पूरा इस नियम पे डिपेंड करता है, शर्तों के अनुसार ही बनेगा, शर्तों पे डिपेंड करता है, शर्तों पर निर्भर है। ये शर्त याद हो तो पूरा बन जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे कि जो साधारण निवासी है, हम किस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि ये साधारण निवासी ही है? कैसे पता कर सकते हैं? हम पूरा नियम से पता कर देंगे यहाँ पे कौन सा साधारण निवासी है। नियम क्या है यहाँ पे कि यदि कोई व्यक्ति, देखो यहाँ पे आधार शर्त में 2 कंडीशन दिया था, 2 कंडीशन दिया था यहाँ पे, पहला शर्त और सेकंड कंडीशन, सेकंड वाला शर्त यहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे जो आधार शर्त दिया गया है यहाँ पे, तो जो सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो यहाँ पे शर्त वो बनाया गया है, ये बोल दिया गया यहाँ पे कि जो आधार शर्त है, ये आधार शर्त में 2 शर्त दिया है, 2 कंडीशन। इन 2 कंडीशन में एक व्यक्ति व निवासी को कम से कम एक शर्त पूरा करना ही पड़ेगा, उसको जरूरी है, एकदम एक शर्त पूरा ही करना पड़ेगा। आधार शर्त में 2 शर्त दिया गया है, एकदम दोनों को पूरा करना पड़ेगा, इसका जरूरी है। कम से कम एक करेंगे तो भी चल जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति 2 शर्त को पूरा कर देता है तो उसके लिए और बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक शर्त पूरा करना चाहिए दोनों में से। ठीक है, कितना समझ आया? दोनों शर्तों में से कम एक पूरा करना पड़ेगा, जरूरी है ये, तभी वो निवासी कहलाएगा। तो आधार शर्तों में कम से कम कोई एक पूरा करता है, चाहे पहला नंबर करे चाहे दूसरा नंबर करे, ऑप्शनल है ये। ठीक है, ये ऑप्शनल है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, जिस उसकी मर्जी है या उसके परिस्थिति के अनुसार क्यों रह पाता है या नहीं रह पाता है। अगर वो पहला वाला कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता, सेकंड नंबर कंडीशन उसके लिए ऑप्शनल में है, तो वो सेकंड नंबर को पूरा कर सकता है। दोनों में से कम एक पूरा करता हूं और अतिरिक्त शर्तों में से दोनों को पूरा करता हूं। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें सब व्यक्ति कंफ्यूज होता है, इसी के कारण गड़बड़ हो जाता है। आधार शर्त जो दिया है उसमें से कम एक शर्त, और जो अतिरिक्त शर्त दिया है उसमें से दोनों शर्त को जो पूरा करता है उसको क्या कहता है? साधारण निवासी। साधारण निवासी किसे कहते हैं? आधार शर्त का कम से कम एक, यहां में से दोनों में से कोई भी एक शर्त, और अतिरिक्त शर्त में जो दोनों शर्त, दोनों को पूरा करना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति कहलाएगा साधारण निवासी कहलाएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर का एक, नीचे का दोनों, आधार शर्त का बेसिक कंडीशन का एक, एडिशनल कंडीशन का दोनों शर्तों को पूरा करता है, वो कहलाता है अपना साधारण निवासी। उसके बाद देखिए और है साधारण निवासी, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसके 1 कर दे, इसके 2 कर दे, साधारण निवासी हो गया। इसके अलावा भी और भी कंडीशन है जिसको पूरा करके साधारण निवासी बनते हैं लोग यहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति ऊपर में आधार शर्त को दोनों पूरा कर दिया, नीचे के अभी दोनों पूरा कर दिया, पूरे चारों शर्तों को पूरा फुली कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस केस में वो साधारण निवासी कहलाएंगे। क्योंकि बढ़िया बात है, आपके आधार शर्त को पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, सब पूरा कर रहे हैं आपके, बढ़िया बात है उसके लिए।
तो ये भी साधारण निवासी बन जाएगा। साधारण निवासी दो केस में बन सकता है। एक केस क्या है, जो पूरे चारों शर्तों को पूरा कर रहा है वो साधारण निवासी। दूसरा केस, इसमें से कोई भी एक, आधार शर्त में कोई भी एक और अतिरिक्त शर्त में दोनों के दोनों पूरा करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि नीचे का ऊपर का, नीचे का दोनों पूरा करना पड़ेगा। अतिरिक्त शर्त में से दोनों को पूरा नहीं किया तो साधारण निवासी नहीं बन सकते इस केस में। तो ऊपर में आधार शर्त का एक और नीचे का अतिरिक्त शर्त का दोनों, तो हो जाएगा साधारण निवासी। और जो चारों फुली कंप्लीट करेगा वो भी साधारण निवासी के अंतर्गत आ जाएगा। अब आता है बारी असाधारण निवासी। किसको कहेंगे असाधारण निवासी, किसको कहेंगे? उत्पादक हम किसको देख के नहीं बोल सकते, वरना वो हमें पीट देगा। तो इस केस में हम उत्पादक नहीं बोल सकते, नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, शर्त के अनुसार चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई व्यक्ति आधार शर्त में से कोई भी एक शर्त पूरा करके, देखिए ऑप्शनल है, जो दोनों करना चाहते हैं दोनों कर सकते हैं, जो दोनों पूरा नहीं कर सकते उसके लिए ऑप्शनल है, एक कर सकते हैं। अब जो व्यक्ति इसमें से एक शर्त को पूरा करता है और इसमें से भी एक शर्त को पूरा करता है, दोनों को पूरा नहीं करता, यानी कि ऊपर का एक और नीचे का एक। जो व्यक्ति आधार शर्त का एक और अतिरिक्त शर्त का एक, दोनों को एक एक पूरा कर रहा है दोनों में से, तो हो जाएगा वो असाधारण निवासी। ऊपर के नीचे का एक असाधारण निवासी, ठीक है। आधार शर्त एक, अतिरिक्त शर्त एक, हो जाएगा असाधारण निवासी। अब देखो और कंडीशन क्या है, और किसको बोल सकता है असाधारण निवासी? असाधारण निवासी हम लोग दो केस में बोल सकते हैं। पहला केस, ऊपर के एक शर्त पूरा किया, नीचे के एक शर्त पूरा किया, दोनों में से एक एक शर्त पूरा किया, असाधारण निवासी घोषित हो गया। दूसरा तरीका, ऊपर का दोनों शर्त पूरा किया, क्योंकि ऑप्शन आने कुछ भी कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं, बढ़िया है उसके लिए। जो दोनों पूरा कर दिया और नीचे का एक, देखिए इसके साथ साथ अगर इसके साथ साथ नीचे का दोनों को पूरा कर दिया तो साधारण निवासी में चले जाएगा। असाधारण तब होगा जब नीचे का एक पूरा करता है, भले ऊपर का एक करे दो करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम ऑप्शनल है तो एक पूरा करना ही पड़ेगा उसको। दो करेगा तो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक चाहिए। दो किया चलेगा, एक किया चलेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं किया ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम एक इसका पूरा करना चाहिए, और यहाँ का कम से कम एक, कम से कम नहीं किया मतलब इसके एक ही करना चाहिए इसका, ठीक है। नीचे का एक और ऊपर का एक, या ऊपर का दोनों पूरा करेंगे। जब तक नीचे का दोनों पूरा नहीं करेगा तब तक वो असाधारण निवासी ही कहलाएगा। जब नीचे का दोनों पूरा कर लेगा इसके साथ साथ तो साधारण निवासी कहलाएगा, ठीक। यानी ऊपर के नीचे के असाधारण निवासी, ऊपर का दोनों आधार शर्त का और अतिरिक्त शर्त का एक असाधारण निवासी कहलाएगा। और साधारण निवासी केस में क्या होता, ऊपर का दोनों नीचे का भी दोनों साधारण निवासी यानी कि फुली कंप्लीट वाला। ऊपर का कम से कम एक ऑप्शन वाला कम से कम एक, और नीचे का दोनों पूरा करता है तभी साधारण निवासी। लेकिन असाधारण में क्या होता है, ऊपर का एक नीचे का एक, लेकिन आधार शर्त का एक और अतिरिक्त शर्त का एक, दोनों जगह से एक एक शर्त पूरा कर रहा है तो असाधारण निवासी। एक बात याद रखिए, जब तक अतिरिक्त शर्त का दोनों पूरा कंप्लीट नहीं करेगा वो असाधारण निवासी नहीं आएगा। जब दोनों को पूरा कर देगा इसके साथ साथ तो इधर आ जाएगा साधारण निवासी में, ठीक है। असाधारण निवासी जो ऊपर का आधार शर्त एक, नीचे का अतिरिक्त शर्त का एक, दोनों में से एक पूरा कर रहा है असाधारण निवासी। ऊपर में आधार शर्त का दोनों को पूरा कर रहा है लेकिन यहाँ से एक ही कर रहा है तो वो हो जाएगा अपना असाधारण निवासी। जब तक अतिरिक्त शर्त का दोनों फुली कंप्लीट नहीं करेगा वो असाधारण निवासी के अंतर्गत आते जाएगा। जैसे फुली कंप्लीट कर लेगा ये तो इधर आ जाएगा साधारण निवासी में, ठीक है। अब होता है अपना अनिवासी। क्या है लास्ट अपना जो यहाँ पे अनिवासी, अनिवासी क्या है? अनिवासी यहाँ पे जो व्यक्ति बेसिक कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है भारत में, भारत की जो कंडीशन है जो शर्तें हैं वो शर्तों में से बेसिक कंडीशन यानी कि आधार शर्त को ही जो पूरा नहीं कर पाता वो अनिवासी सीधा बात। जो भारत में गत वर्ष में 182 दिन नहीं रह पाता है, या ऑप्शन में दिया है कि गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन नहीं रह पाता है और गत वर्ष में 60 दिन नहीं रह पाता है। यानी कि जो आधार शर्त के एक भी शर्त पूरा नहीं कर पाता है वो हो जाएगा असाधारण निवासी। एकदम सीधी सी बात है, जो आधार शर्त को पूरा नहीं कर पाता है वो असाधारण निवासी कहलाएगा। साधारण निवासी जो फुली कंप्लीट करता है पूरे चारों को, या ऊपर का दोनों, ऊपर का एक नीचे का दोनों, तो साधारण निवासी। असाधारण निवासी क्या है? ऊपर का एक नीचे का एक असाधारण निवासी, या ऊपर का दोनों नीचे का एक असाधारण निवासी। और अनिवासी जो ऊपर का बिल्कुल नहीं कर पाता है, आधार शर्त को बिल्कुल नहीं कर पाया मतलब वो अनिवासी चाहे कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। आधार शर्त का बिल्कुल नहीं किया, भले अतिरिक्त शर्त को एक करे दो ठो करे कोई मतलब नहीं है। हमें
अतिरिक्त शर्त को भर भर के करे, अतिरिक्त शर्त को बिल्कुल ना करे, एक करे दो करे कोई मतलब का नहीं है। अगर आधार शर्त का एक भी नहीं कर पाया तो उस केस में अनिवार्य कहलाएगा। चाहे घर पे करे या ना करे, हमें उस पर नजर नहीं देना है, देखना ही नहीं, इसकी तरफ कुछ करने की जरूरत नहीं। आधार शर्त को नहीं किया मतलब सीधा निवासी घोषित कर देना उसको। तो ये था निवासी का प्रकार। और निवासी किसको हम बोल सकते हैं, साधारण निवासी किसको नहीं बोल सकते, वो सब आपको यहाँ पे बता दिया हूँ यहाँ पे। लेकिन मेन चीज है यहाँ पे शर्त, आदर्श शर्त और अतिरिक्त शर्त, इन शर्तों को ध्यान में रखना है, पूरा पढ़ना है, याद करना है, तभी जाके बनेगा। ये हार्ड खाली खाली नहीं किया जाता है ये, ठीक है। ये जो हमारा कंडीशन था, जो शर्त था, ये शर्त को देखते हुए हमें करना है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बात और आता है कि यदि कोई व्यक्ति, मैं पहले बोला था आपको कि जो हमारा भारतीय व्यक्ति है वो भारत में भी इनकम कर सकता है और भारत के बाहर जाकर भी इनकम कर सकते हैं, कहीं भी इनकम कर सकते, उसकी मर्जी है भैया यहाँ पे। अब यदि कोई भारतीय व्यक्ति, क्योंकि भारत से बहुत लोग विदेश में जाता है पैसा कमाने के लिए, अगर कोई व्यक्ति भारत से विदेश में गया और वहां से बीच बीच में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए अपने विदेश, अपने भारत में वापस आता है, भ्रमण करने के लिए आता है। अब भ्रमण से आशा मतलब हो सकता है अपने घर में घूमने के लिए आए, अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आए, हो सकता है अपने फ्रेंड लोग से, दोस्त लोग से मिलने के लिए आए भारत में, हो सकता है अपने कोई पुराना बिजनेस जो इंडिया में चल रहा है, भारत में चल रहा है, उसको संभालने के लिए आया, कुछ भी कारण से हो भारत में वो घूमने के लिए आया, भ्रमण करने के लिए आया, मतलब वो अभी नेक्स्ट सूत्र में लग जाएगा। मतलब अभी देखिए आपके सेकंड कंडीशन क्या लगेगा। अगर कोई भारतीय व्यक्ति भारत के बाहर विदेश में जाता है पैसा कमाने के लिए, रोजगार कमाने के लिए, ऐसा नहीं कि शिक्षा करने के लिए, अगर शिक्षा के उद्देश्य के लिए गया तो वो केस अलग हो जाएगा, उसके लिए कोई टैक्स नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर विदेश में चला जाता है, वो भी पैसा कमाने के लिए उद्देश्य से, रोजगार कमाने के उद्देश्य के लिए जाता है, तो उसको यहाँ पे जो गत वर्ष में 182 दिन लग रहा था और सेकेंड नंबर में गत वर्ष में 60 दिन लग रहा था, रहना पड़ रहा था भारत में, यह शर्तों में थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। कब? जब कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में जाता है रोजगार कमाने के उद्देश्य के लिए, पैसा कमाने के उद्देश्य के लिए, और वो बीच बीच में भारत में घूमने के लिए आता है, मिलने के लिए आता है, रिश्तेदार से, फ्रेंड से, या अपने बिजनेस संभालने के लिए आता है, कुछ भी करने के लिए आता है, लेकिन आता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर कोई भारतीय व्यक्ति, भारतीय नागरिक विदेश में जाता है, वहां से घूमने के लिए, बीच बीच में अपने इंडिया में आता है लोगों से मिलने के लिए, तो जो भ्रमण करने के लिए आता है, इस केस में गत वर्ष में कितना दिन रहना पड़ेगा, वो थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे किस हिसाब से चेंज होगा? उसकी इनकम के हिसाब से। हमें देखना है कि उसकी विदेशी आय को छोड़ के, क्योंकि अभी तो विदेश में रहता है, वो भारत से विदेश चला गया है, वहां से घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए आ रहा है हमें बीच बीच में, तो उसका विदेशी इनकम छोड़ो, विदेशी इनकम छोड़ के भारत में भी कोई छोटा मोटा धंधा पानी चल रहा होगा उसका बिजनेस, तो भारतीय इनकम कितना है उसका, विदेशी इनकम छोड़िए, उसके छोड़कर भारतीय आय, विदेशी आय को छोड़ के भारतीय आय यदि 15 लाख से ज्यादा हो जाती है तो गत वर्ष में उसको 182 दिन ही रहना पड़ेगा। पहला कंडीशन। आदर्श शर्त में चेंज होगा, अतिरिक्त शर्त में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे आदर्श शर्त में चेंज होगा, क्या चेंज होगा? यदि कोई भारतीय व्यक्ति विदेश जाता है पैसा कमाने के उद्देश्य के लिए और वहां से भ्रमण करने के लिए अपने देश में आता है, वापस आता है घूमने के लिए, उस केस में उसको गत वर्ष में कम से कम 182 दिन रहना पड़ेगा। तब रहना पड़ेगा जब उसकी भारतीय आय 15 लाख से ज्यादा रहता है विदेशी को छोड़ के, तब 182 दिन रहना पड़ेगा गत वर्ष में। और सेकंड नंबर आदर्श शर्त में जो गत वर्ष में यहाँ पे 60 दिन रहना पड़ रहा था, यहाँ पे भी उसको 120 दिन रहना पड़ेगा, कोई 60 दिन काम नहीं आएगा यहाँ पे। यही पे चेंजेस आता है इसके नियम में। कब? जब एक भारतीय व्यक्ति विदेश जाता है पैसा कमाने के लिए और वहां से भ्रमण करने के लिए आता है। ये आपको कब पता चलेगा? क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो व्यक्ति भारत का था, भारत के बाहर गया कि नहीं गया, सब क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन से क्लियर हो गया तो अब आपको दिमाग में इस रूल को घुमाना है कि क्या था इस नियम में। अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में चला जाता है, भारत में वापस आता है, तो गत वर्ष में 182 दिन रहना पड़ेगा आदर्श शर्त के पहला कंडीशन, और सेकंड नंबर कंडीशन में भी 60 दिन के बजाय 182 दिन रहना पड़ेगा पूरा कंठस्थ है, ठीक है, एकदम पक्का 182 दिन रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी रह सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए 182 से। अब जो अतिरिक्त शर्त है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये 182 दिन कब रहना पड़ेगा गत वर्ष में?
जब उसकी 15 लाख से इनकम ज्यादा होगा, भारतीय आय 15 लाख से ज्यादा होगा विदेशी को छोड़ के, तब 182 होगा और वो विदेश में पैसा कमाने के उद्देश्य के लिए जाना चाहिए। बस शिक्षा के उद्देश्य के लिए, कोई और उद्देश्य के लिए नहीं, पैसा कमाने के उद्देश्य के लिए जाना चाहिए, रोजगार कमाने के उद्देश्य के लिए। अगर मान लीजिए उसकी भारतीय आय 15 लाख से कम है विदेशी को छोड़ के, अगर ज्यादा होती है तो गत वर्ष में 182 रहना पड़ता है, कोई 60 दिन काम नहीं आता यहाँ पे। अगर वहां पे उसकी भारतीय आय 15 लाख से कम हो जाती है, इस केस में 182 दिन काम नहीं आएगा, यहाँ पे उसको 120 दिन रहना पड़ेगा। कोई 60 दिन यहाँ पे काम नहीं आएगा, 60 दिन के वजह 120 दिन रहना पड़ेगा उसको भारत में गत वर्ष में। तो जो अपना आदर्श है वो कैसे चेंजेस हो जाएगा, गत वर्ष में कम से कम 120 दिन भारत में रहना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। और गत वर्ष पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिला के 365 दिन, और गत वर्ष में 60 दिन के वजह 182 दिन भारत में रहना पड़ेगा। नियम में ऐसा चेंजेस आता है, यहाँ पे नॉर्मल है, कहीं भी नहीं गया, ठीक है, तो ऐसा होगा। और अगर भारतीय व्यक्ति है, भारत के बाहर चला गया है, उसकी और वो भारत में भ्रमण करने के लिए आता है, घूमने के लिए आता है यहाँ पे, और उसकी इनकम, भारतीय इनकम विदेशी को छोड़ के भारत का आय 15 लाख से ज्यादा होती है, तो 182 दिन काम आता है दोनों जगह पे। और यदि 15 लाख से कम होते हैं तो 120 दिन काम आता है, कोई 60 दिन काम नहीं होता है। 60 दिन कब आएगा काम पे, जब नॉर्मल केस रहेगा, एकदम बिल्कुल सिंपल केस रहेगा, तब आएगा 60 दिन काम पे। ये हो गया इसका। अब कुछ बातें यहाँ पे है कि भ्रमण करने से मतलब क्या है। भ्रमण करने से मतलब विदेश में चला जाता है भारत से, तो वहां से घूमने के लिए आता होगा, या फिर अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आ सकता है, फ्रेंड से मिलने के लिए आ सकता है, या हो सकता है उसका कोई बिजनेस यहाँ पे ओपन किया है, कोई कंपनी है, कोई धंधा पानी है, उसको संभालने आ सकता है। तो भ्रमण करने से मतलब कुछ भी है यहाँ पे, ठीक, कुछ भी करने के लिए भारत में आना चाहिए बस यहाँ पे। फिर क्या है, एक तो भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक शब्द का मतलब क्या है, जिसके नाना नानी, दादा दादी, माता पिता या खुद सब के सब उसके खानदान बोल सकते हैं हम लोग तरीके से, ठीक है। तो उसका पूरा खानदान जो भारत में जन्म होता है, पैदा होता है, पला बड़ा होता है, उसी को भारतीय नागरिक बोला जाता है। अब एक बात और यहाँ पे देख लीजिए कि मैं यहाँ पे बोला कि 120 दिन रहना पड़ेगा भारत से, मतलब जब गया तो आना पड़ेगा, यहाँ पे आके भारत में रहना पड़ेगा। तो वो जो भारत में आके रहता है गत वर्ष में 120 दिन या 182 दिन, गत वर्ष में 60 दिन या 120 दिन यहाँ पे, या गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहना पड़ता है, 1 साल रहना पड़ता है। क्या वो कंटिन्यू रहना पड़ेगा कि कभी भी आना जाना कर सकता है, ये भी प्रश्न होता है। तो इसमें मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे निवासी है या साधारण निवासी जो भी है यहाँ पे, वो भारत में कभी भी आना जाना कर सकता है, ठीक है। हमारे वित्तीय वर्ष तक वो कभी भी आना जाना कर सकता है हमारे भारत में। 1 महीना आया, चला गया, फिर जाकर 5 महीने रह गया, फिर 2 महीने के लिए आया, फिर चला गया, फिर 15 दिन के लिए आया, कुछ भी आना जाना वो कर सकता है। ऐसा नहीं कि आया तो पूरा कंटिन्यू रहना पड़ेगा 1 साल या 365 दिन, या यहाँ पे पूरा 182, 120 या 60 दिन रहना पड़ेगा, ऐसा जरूर नहीं है। कभी भी आना जाना कर सकता है, लेकिन साल भर में वो भारत में कुल मिलाकर 182 दिन यहाँ पे 120 दिन रहना पड़ेगा। जो यहाँ पे शर्त है, जो नियम है, वो पूरा करना पड़ेगा 1 साल के अंदर ही अंदर। वो कभी भी आना जाना कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब बात आता है कि वो विदेश में गया था, वहां से आया है, अब जिस स्थान पे रहता है उसी स्थान पे रहना पड़ेगा कि कहीं और भी रह सकता है। मान लीजिए नागपुर सिटी में है या दिल्ली में आया है, क्या वो उसको हर समय दिल्ली में आकर रहना पड़ेगा, कोई दूसरे शहर में रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, अपने इंडिया के अंदर होना चाहिए बस। विदेश में गए, वहां से भ्रमण करने के लिए आता है यहाँ पे, या भारत में रुकने के लिए आता है, इतना दिन यहाँ पे रुकने के लिए 120 दिन या 182 60 दिन यहाँ पे रहने के लिए भारत में आता है। ऐसा नहीं है कि आके एक ही स्थान पे, एक ही सिटी में, एक ही घर में रहना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं भी अपने भारत के अंदर आया तो किसी भी सिटी में, किसी भी घर में रह सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन भारत के अंदर होना चाहिए बस, इतना ये शर्त बोलता है। भारत में मतलब भारत के अंदर रहना चाहिए और कभी भी आना जाना कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये था अपना निवास स्थान का पूरा इस नियम के अनुसार रेडी होता है पूरा क्वेश्चन, इस नियम के अनुसार बनता है। ये नियम जिसको याद होगा इतना सरल लगेगा, ये चीज एकदम पानी जैसे लगेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ पे जो निवासी होता है कितने प्रकार के होता है, उसको कैसे हम समझेंगे, पूरा शब्द के अनुसार हम समझेंगे कि निवासी किसको बोलेंगे, असाधारण निवासी किसको बोलेंगे, अनिवासी किसको कहेंगे, पूरा शब्द के ऊपर
शर्तों के अनुसार पूरा डिपेंड करता है, शर्त के ऊपर निर्भर है पूरा। अब शर्तों में चेंजेस कब होता है वो भी मैं आपको बोल दिया हूँ कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेश जाता है, वहां से भारत में वापस आता है घूमने के लिए, तब चेंजेस आता है। वो भी देखते हैं कि 15 लाख से ज्यादा है कि कम है उसकी भारतीय इनकम। 15 लाख से ज्यादा है तो 182 कम आएगा गत वर्ष के स्थान पे, 15 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो 182, और कम होगा तो 120 दिन रहना पड़ेगा, जो हमने लिख चुका है। ठीक, अब एक देखो जो निवासी है, एक व्यक्ति भारत का पला बड़ा होके, पैदाइशी होके, पल के बड़ा होके वो भारत का निवासी कहलाएगा, इसकी बात जरूरी नहीं है। एक विदेशी व्यक्ति भी भारत में आके रुक के यहाँ के शर्तों को पालन करके, नियम को पालन करके, ध्यान में रखकर वो भारत का निवासी बन सकता है, कह सकता है वो चीज। ऐसा जरूरी नहीं कि भारत का पैदाइशी है, भारत का पला बड़ा है तो वही व्यक्ति भारत का निवासी कहलाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक विदेशी व्यक्ति अगर भारत में आता है तो वो भी भारत में इन नियमों को पालन करते हुए भारत का निवासी बन सकता है और बनता भी है यहाँ पे। और एक भारतीय व्यक्ति भी भारत में पैदा होकर पला बड़ा होने के बाद भी भारत में अनिवासी बन सकता है वो चीज, क्योंकि अगर भारत में गत वर्ष में 182 दिन, 120 दिन जो भी है उसकी शर्त के अनुसार रहना पड़ता है, अगर वो आधार शर्त को एक भी कंप्लीट नहीं किया, एक भी पूरा नहीं किया, दोनों ऑप्शनल में एक कर सकते, दोनों कर सकते, लेकिन एक भी नहीं किया तो असाधारण निवासी जरूर हो जाएगा वो, चाहे भारत में पैदा हो, पला बड़ा हो, उससे क्या मतलब है। भारत में जो शर्त है, जो नियम है, उसको पूरा नहीं किया मतलब अनिवासी। ठीक है, इस प्रकार से ये निवासी है, निवासी का पूरा डिटेल आपको बता दिया। आशा करता हूं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता कुछ यहाँ पे आपको दिक्कत जाती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा इस चीज को। और इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो आपको अगला वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका वैसे भी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।